गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 12 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं। आई होप द हिंदू पीआईबी के करंट अफेयर्स अब एवरीडे बेसिस पे यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और 6 अच्छे से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। देखिए, सक्सेस जो होती है ना, वो एवरीडे बेसिस पे अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलकर चीजों को अचीव करते जाते हैं, इवेंचुअली वो एक्यूमुलेट होकर एक बहुत बड़ी सक्सेस के रूप में आपके सामने आती है। तो तभी मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका स्कोर 6 या 6 से कम आ रहा है तो उसे इग्नोर मत करिएगा, अदरवाइज इवेंचुअली वो एक डिजास्टर बन जाएगी। आपको कोशिश ये करनी है कि 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन को ठीक करें। नहीं होते हैं तो अगर कम स्कोर आया तो उसे एनालाइज जरूर करें और वीडियो को दोबारा से देखें, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने और जो क्वेश्चन दिए गए उसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा जब तक कि आपका 6 या इससे ज्यादा का स्कोर आ ना जाए। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम पे आप @prince_लूथरा पे मुझे भेज सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विद अ कोटेशन। The most dangerous person is the one who listens, thinks and observes. Now यूपीएससी के अंदर भी वही एस्पिरेंट सबसे ज्यादा डेंजरस है यूपीएससी के लिए, जो कि सोचता है, सुनता है और ऑब्जर्व करता है। तो ये तीनों क्वालिटीज, यू हैव टू लिसन, यू मस्ट थिंक एंड यू मस्ट ऑब्जर्व, ये तीनों क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो इसे डेवलप करना शुरू कर दीजिए एंड यू विल सी रिमार्केबल चेंजेस आपकी खुद की पढ़ाई के अंदर भी और मार्क्स के अंदर भी। तो जब आप ध्यान से चीजों को सुनते हैं, जब आप लेक्चर्स को सुन रहे हैं, अगर आप इंस्टीट्यूशन में जाकर कोचिंग लेते हैं वहां पर लेक्चर्स को सुन रहे हैं, कोई न्यूज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, उसको भी सुनना काफी जरूरी होता है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके बारे में सोचना। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वो सिर्फ लिसन करके छोड़ देते हैं, वो सिर्फ चीजों को सुनेंगे और उसके बाद सोचेंगे नहीं उसके बारे में। बट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट थिंकिंग, कि जो भी चीजें आपको परोसी गई हैं, जो भी चीजें आपको दी गई हैं बुक्स के द्वारा या फिर आपकी फैकल्टी के द्वारा, उसके ऊपर डेलिब्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ऑब्जर्वेशन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर भी चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि किताबों में नहीं दे रखी होती है और वो आपको ऑब्जर्व करने पर ही पता चलेंगे और वही एग्जाम्पल्स आप एग्जाम के अंदर भी लिख पाएंगे अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी अच्छे से आपने डेवलप किए। नहीं भी किए तो भी कोई बात नहीं, दीज ऑल थिंग्स कैन बी लर्न, कैन बी डेवलप्ड। ये तीनों चीजें, चाहे अच्छे से सुनना हो, सोचना हो, ऑब्जर्व करना हो, डेवलप करी जा सकती है। तो इसे आज से ही डेवलप करना शुरू कर दीजिए। चलिए, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। जो 10 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फेम स्कीम के बारे में देखेंगे, न्यूज में थी जेनेवा कन्वेंशन फॉर प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में देखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है वो अटल टिंकरिंग लैब के ऊपर रहेगा। खादी प्राकृतिक पेंट जो है अभी लॉन्च किया गया है या फिर किया जाएगा, ये देखेंगे। भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। पीएम वानी के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता है, कुछ नया मैंने यहाँ पे नहीं पूछा है, बट लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। एनडीआरएफ के बारे में देखेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में भी चर्चा करी हुई थी न्यूज़पेपर के अंदर, इसके बारे में जानेंगे। देन येमेन की लोकेशन के बारे में देखते हुए हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि जो आपका फ्री कोर्स है वो कब आप लॉन्च कर रहे हैं, तो यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए जो फ्री कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आप नेटमोक की जो एप्लीकेशन है, नेटमोक आईएएस की, देखिए आप जानते हैं 2 एप्लीकेशन, एक नेटमोक है, एक नेटमोक आईएएस है। नेटमोक के ऊपर तो आपको फ्री मटेरियल मिलता ही है। नेटमोक आईएएस के ऊपर पिछले जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो यहां पर आपको मंथ वाइज मिल जाएंगे। तो आप मंथ वाइज इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो आप अगर इस चाहते हैं इस सीरीज को आप एनरोल करते हैं, दिस इज द फ्री सीरीज, फ्रीली आप एनरोल कर सकते हैं। तो जनवरी के, फरवरी के, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से मंथ वाइज आप करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हर महीने अराउंड हमने 250 से 300 जो वेरियस टॉपिक्स थे उसको कवर किया था। तो हर महीने अगर आप 250 से 300 टॉपिक्स को कवर करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके 3000 के आसपास टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करे गए। तो ये आपको सिर्फ नेटमोक की ऐप, नेटमोक आईएएस की एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेंगे। सो दिस इज द एप्लीकेशन। जो नेटमोक की एप्लीकेशन है इस पे तो फ्री मटेरियल आपको मिलता ही है। अब नेटमोक आईएएस के ऊपर भी जो है, जो फ्री कोर्सेज है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसके अंदर से दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसके बाद एक मैं और कोर्स बना रहा हूं जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, उसके ऊपर जो एक वीडियो कोर्स रहेगा, आई एम प्रिपेयरिंग दैट। बहुत जल्दी, probably in 7 to 10 days उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। दैट विल ऑल्सो बी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो उसको भी जरूर आप एनरोल कर लीजिएगा। तो मार्किंग स्कीम आप जानते हैं कि 6 से ज्यादा क्वेश्चन जो है उसको आपको करेक्ट करना होता है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 आते हैं तो दोबारा से आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फेम स्कीम। फेम स्कीम जो है द हिंदू के अंदर मेंशन करी गई थी और यहां पे क्या न्यूज थी वो तो हम देखेंगे, और पहले फेम स्कीम को लेकर पूछा गया, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है।
पहली स्टेटमेंट कहती है एम्स टू बूस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसका मेन पर्पस है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इंक्रीज करना है और साथ में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके नंबर को भी इंक्रीज करना है। हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री इज द मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ द फेम। फेम की मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ये भी हो सकता है। फेम फोकसेस ऑन 4 एरियाज। कौन कौन से 4 एरियाज बताए हुए हैं? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 एरियाज के ऊपर फोकस किया जाता है। सोचिए फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली एक आर्टिकल आया था द हिंदू के अंदर जिसमें राइटर ने लिखा था कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो सकती है, और वहां पर फेम का जिक्र किया हुआ था। तो यहां पे फेम का जो जिक्र है, फेम जो स्कीम है, इससे ऑफकोर्स जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो तो हमारी कम होगी। एट द सेम टाइम जो कार्बन एमिशन है वो भी कम हो जाएगा। तो इट्स अ डबली बेनिफिट, क्योंकि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज, प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो तो हमारे पास रहेगी ही, हमें ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा ऑयल के लिए। तो यहां पे उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है वो है आपकी जो कार्बन एमिशन है वो भी कम होगा अगर हम फेम स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करी गई है जिसमें आप जानते हैं लियोन बैटरी जो हमने डिस्कस किया था कुछ लेक्चर पहले, उसका इस्तेमाल करते हुए जो व्हीकल्स हैं वो बनाए जाएंगे, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फेम स्कीम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर है। सुनने में लग सकता है कि किसी और मिनिस्ट्री में आती होगी, बट इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मत इसे आप कंफ्यूज करिएगा। सो इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर आता है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस के अंदर इस तरीके के पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, क्योंकि फेम के अंदर 4 इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर फोकस किया जाता है। टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, इसकी डिमांड क्रिएट करना, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, और सबसे जरूरी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। क्योंकि देखिए, जब भी आप ऑयल बेस्ड व्हीकल्स को परचेज करते हैं, जिसमें चाहे आप डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, इसके लिए जो पेट्रोल पंप्स हैं, डीजल पंप्स हैं, वो तो आपको काफी जगह मिल जाते हैं। ऑन एवरी नूक एंड कॉर्नर यू कैन फाइंड वन। बट व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग स्टेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है उतने अच्छे से, जिसे डेवलप करना काफी जरूरी है। अदरवाइज इसकी डिमांड जो है वो लोग नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज अबाउट द फेम स्कीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, क्वेश्चन नंबर 2, जेनेवा कन्वेंशन को लेकर पूछा गया। जेनेवा कन्वेंशन फॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है जो जेनेवा कन्वेंशन है, दे आर द सेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट एंश्योर प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर मस्ट बी ट्रीटेड इन अ ह्यूमन वे। तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर ट्रीटी है एंश्योर करती है कि आपको पीओडब्ल्यूज को प्रोटेक्शन देनी है और उनके साथ जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ह्यूमन वे में होना चाहिए। हो सकता है द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन अप्लाई इन वॉर टाइम सिचुएशंस ओनली। ये जो प्रोविजन है ये तभी अप्लाई होते हैं जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती है, उसी दौरान ये अप्लाई होते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द कन्वेंशन लेज डाउन दैट प्रिजनर्स ऑफ वॉर आर एंटाइटल्ड टू इन ऑल सर्कमस्टेंसेस टू रिस्पेक्ट फॉर देयर पर्सन्स एंड देयर ऑनर। इस कन्वेंशन की जो आर्टिकल 14 है वो ये कहता है कि जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर होंगे उनको आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है और किसी भी सिचुएशन के अंदर उनका जो ऑनर है वो जाना नहीं चाहिए। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली इंडिया ने एक चाइनीज सोल्जर को अरेस्ट किया है और इसी वजह से पूरी न्यूज थी। जेनेवा कन्वेंशन जो था वो भी काफी लाइमलाइट में आया और आपके एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि जो चीजें करंट अफेयर्स में हो रही हैं उनसे कंसर्निंग कन्वेंशंस पूछी जा सकती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फिनोमिना होते हैं, चाहे वो ज्योग्राफिकल फिनोमिना हो, पॉलिटिकल फिनोमिना हो, उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। कई बार यूपीएससी 1 साल से थोड़ा सा और भी पहले जाके जो फिनोमिनाज हुए होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हो सकता है 2021 में ना सी 2022 में जेनेवा कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो आप ध्यान रखिएगा, जेनेवा कन्वेंशन की बात करें तो यस, ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी होती है इसके अंदर जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना होता है और उनके साथ एक ह्यूमेन ट्रीटमेंट जो होता है वो उनको देना होता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आर्टिकल 14 यही कहता है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपको जो ओनर है उनका वो मेंटेन करना है, जो सोल्जर का ओनर है। बिल्कुल ठीक है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। जब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहां पे ओनली शब्द की वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है और यहां पर हिंदी में ही की वजह से गलत हो जाती है। बिकॉज सिर्फ वॉर टाइम में नहीं, पीस टाइम में भी और कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशंस के अंदर भी ये चीज अप्लाई करी जा सकती है। जो कन्वेंशन है वो अप्लाई होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यही है कि जेनेवा कन्वेंशन वॉर टाइम, पीस टाइम, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन के अंदर अप्लाई होती है। न्यूज भी मैंने आपको बता दी इसके कंसर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 3,
जो कि कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एटीएल, अटल टिंकरिंग लैब को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस वेयर यंग माइंड्स कैन गिव शेप टू देयर आइडियाज थ्रू हैंड्स ऑन डू इट योरसेल्फ मोड एंड लर्न इनोवेशन स्किल। तो यहाँ पे जो यूथ है हमारी वो नए नए आइडियाज को सीख सकती है, इनोवेशन स्किल्स को डेवलप कर सकती है और डू इट योरसेल्फ का मॉडल जो इसके अंदर है यूज किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन दैट इज एम, नीति आयोग एंड डीआरडीओ विल बी अडॉप्टिंग 100 अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पे एटीएल, नीति आयोग और डीआरडीओ जो है 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। ISRO will facilitate coaching and mentoring of the student in advanced cutting edge technology of the 21st century, including those related to space। तो स्पेस से रिलेटेड जो भी चीजें, जो भी कोचिंग दी जाएगी वो इसरो के द्वारा इसके अंदर दी जा रही है। पीआईबी के अंदर इसका मेंशन किया गया था। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। चलिए, तो अगर बात करी जाए तो यस, पहली जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली थी, तो इसको यस सीधा ही मार्क किया जा सकता है कि यहां पे जो यूथ है उनको डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है, यंग माइंड्स को डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है, इनोवेशन स्किल उनको देने की बात करी जा रही है डू इट योरसेल्फ मोड के अंदर। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इसरो की बात करें तो यस, स्पेस सेक्टर के अंदर जो कोचिंग देनी है बच्चों को ताकि वो कुछ नई चीजें डेवलप कर सके, कटिंग एज टेक्नोलॉजी से कंसर्निंग जो नॉलेज उनको देनी है ये इसरो के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम जहां पे 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करने की बात आ रही है तो अटल इनोवेशन मिशन इसके अंदर शामिल है, नीति आयोग भी इसमें शामिल है, लेकिन इट इज इसरो जो इसमें इन्वॉल्व है, ना कि डीआरडीओ। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। अटल टिंकरिंग लैब का जो मोटो है वो भी एक बार देख लीजिए, नर्चरिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ओके, सो दिस इज द मोटो, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है क्वेश्चन नंबर 4। ये है खादी प्राकृतिक पेंट को लेकर पूछा गया, खादी प्राकृतिक पेंट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये भी पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि रिसेंटली देखा गया पिछले कुछ सालों में कि जो यूपीएससी है पीआईबी से ज्यादा क्वेश्चंस बना रही है कंपेयर टू द हिंदू। अभी पहले क्या होता था, पहले न्यूज़पेपर्स में से क्वेश्चन जो होते थे डायरेक्टली पूछ लिए जाते थे, आई थिंक टिल 2015। उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ जिसमें से पीआईबी में से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन न्यूज़पेपर में से भी पूछे जाते हैं। नेवरदलेस हम दोनों ही कवर करके यहां चल रहे हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पे 3 स्टेटमेंट में से पहली कहती है खादी प्राकृतिक पेंट इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, डिस्टेम्पर पेंट एंड प्लास्टिक एमल्जन पेंट। तो 2 तरीके का पेंट है, डिस्टेम्पर है और प्लास्टिक एमल्जन पेंट है। दिस पेंट इज डेवलप्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो केवीआईसी के द्वारा ये जो पर्टिकुलर पेंट है इसे डेवलप किया गया है, ये भी हो सकता है। बेस्ड ऑन काउ डंग एज इट्स मेन इंग्रेडिएंट, द पेंट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑर्डरलेस एंड इज पेंडिंग फॉर सर्टिफिकेशन फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो एक काउ डंग बेस्ड आपका पेंट जो है बनाया गया, मेन मटेरियल जो है इसके अंदर काउ डंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें से कोई भी ऑर्डर नहीं, कोई स्मेल नहीं आती है और अभी इसका बीआईएस से सर्टिफिकेशन लेना बाकी है। सोचिए, फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम खादी प्राकृतिक पेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है इसको आज लॉन्च करने वाली है। तो आज 12 जनवरी ट्यूसडे को इसे लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी वो इसको लॉन्च करेंगे। तो ये जो चीजें इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है। खादी प्राकृतिक पेंट की बात करें तो 2 तरीकों में आता है, डिस्टेम्पर पेंट, प्लास्टिक इमल्जन पेंट। दोनों ही चीजें इसकी करेक्ट है। केवीआईसी जो है उसने इसे डेवलप किया है। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया वो काउ डंग का इस्तेमाल किया गया, तभी इसे प्राकृतिक पेंट कहा गया है। ऑर्डरलेस रहता है, काफी कम कीमत है इसकी और इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा सर्टिफिकेशन भी दिया जा चुका है, पेंडिंग नहीं है, रादर इसको सर्टिफाई किया जा चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे देखना है आपने, जो पेंट्स होते हैं उसमें लेड होता है और काफी सारे दूसरे नेगेटिव केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, बट दिस पेंट जो है ये इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक पेंट है और इसका नाम दिया गया है खादी प्राकृतिक पेंट। इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट जो कि एंटी फंगल भी रहने वाला है और एंटी बैक्टीरियल भी रहने वाला है प्रॉपर्टीज के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है भारत नेट प्रोजेक्ट को लेकर है, बीएनपी को लेकर आपसे पूछा है, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। भारत नेट इज अ फ्लैगशिप मिशन इंप्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। जो भारत नेट है एक फ्लैगशिप मिशन है जिसे बीबीएनएल के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसका एम है 2.5 लाख विलेजेस को कनेक्ट करना और 100 एमपीपीएस की कनेक्टिविटी उनको प्रोवाइड करना। Currently it is being implemented by Department of Telecommunication under the Ministry of Communication। तो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? डीओटी के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, अगेन पीआईबी से बनाया गया है, सोचें इसके बारे में।
चलिए, तो अभी पीआईबी में बताया गया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उन्होंने अपना ईयर एंड रिव्यू, क्योंकि 2020 खत्म हो चुका है, तो 2020 का उन्होंने एक ईयर एंड रिव्यू जो है वो किया है, ये देखने के लिए कि पूरे साल में उन्होंने कितनी चीजें अचीव करी। यहां पे जो मिशन रखा गया है, जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने का रखा गया था इस मिशन के अंदर, आपके भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर, और ये पाया गया कि अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट 1.5 लाख ग्राम पंचायत जो है उनको ऑलरेडी कनेक्ट किया जा चुका है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे भारत नेट जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पे 2.5 लाख विलेजेस को नहीं, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने की बात करी गई है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहां पे थर्ड स्टेटमेंट जो है काफी इजी थी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है, इस पे हमारी पूरी टीम को काफी अच्छा फीडबैक मिला है, जितने भी लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि दे ऑल्सो वांट टू प्रिपेयर डे वाइज, वो भी डे वाइज तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम की और यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा उनके बजट से ये जो पर्टिकुलर कोर्स है बाहर जा रहे हैं। तो मैंने उनको यही कहा था कि आप वेट करिएगा सो दैट डिस्काउंट आए, और जब डिस्काउंट आता है तब इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो 13 जनवरी को जो लोहरी का फेस्टिवल है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे लोहरी 50 करके जो कोड है उसको आप यूज कर सकते हैं टू गेट द 50% डिस्काउंट। इससे ये जो पूरी सीरीज है आपके बजट में आ जाएगी। ये जो पर्टिकुलर डिस्काउंट है सिर्फ 2 ही सीरीज पे दिया जा रहा है, जिसके कंसर्निंग कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उनके बजट से थोड़ी सी ये सीरीज बाहर है, तो अगर हम कुछ डिस्काउंट दे पाए तो उनको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो आप क्रैक यूपीएससी इन 200 डेज या फिर मिशन 2022 दोनों में से कोई भी सीरीज सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लोहरी 50 का जो कोड है ये आज के दिन दैट इज 12 जनवरी एंड 13 जनवरी, तो 2 दिन के लिए जो कोड है ये एक्टिवेट रहेगा। तो आज या कल जैसे भी आपको सही लगता है आप इस कोड को लोहरी 50 को यूज करते हुए इस सीरीज को, चाहे वो क्रैक यूपीएससी इन 200 डेज हो, क्योंकि इसके बारे में आप काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, कुछ स्टूडेंट जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मिशन 2022 को लेकर पूछा था, तो आप इसे exam.netmock.com पे जाकर या फिर डायरेक्टली netmock.com पर जाकर इस कूपन को अप्लाई करके लोहरी 50 को अप्लाई करके इस पर्टिकुलर सीरीज को परचेज कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस सीरीज को सब्सक्राइब करें, अच्छे से इसे कंप्लीट करें और इस एग्जाम को क्रैक करें। चलिए, आप में से काफी सारे लोग जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी ईपीएफओ की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके कंसर्निंग भी अराउंड 2-3 महीने पहले काफी सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया था और मैंने उनको यही कहा था कि अभी हमारे पास कोई इस तरीके की सीरीज नहीं है, बट नाउ ईपीएफओ करंट अफेयर्स जो टेस्ट सीरीज 2021 है इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफी मिनिमम इसकी कॉस्ट रखी गई है ताकि आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, सो दैट जब आपके पास एक जॉब ईपीएफओ की जॉब जब आपके पास आ जाती है फिर नेक्स्ट टारगेट आपका यूपीएससी सीएससी होना चाहिए। बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजी कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में अगर कोई और एग्जाम भी निकाल लेते हैं तो वो भी आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है किसी दूसरे फर्दर एग्जाम को क्रैक करने का। जैसे मैंने आपको अपना भी एग्जांपल दिया था कि शुरुआत में मैंने ग्रुप ए सर्विस के कुछ एग्जाम्स निकाले थे जिसने मुझे और भी ज्यादा मोटिवेट किया था यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हालांकि शुरू से पर्पस यूपीएससी को क्रैक करना ही था, क्योंकि जब आप 1 साल की तैयारी कर रहे होते हैं उसके बीच में दूसरे एग्जाम भी आते हैं, तो अगर दूसरे एग्जाम में कोई भी 1, 2, 3 एग्जाम आप क्रैक कर लेते हैं तो वो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है उसको बूस्ट अप ही करता है। तो अगर आप ईपीएफओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस सीरीज को सब्सक्राइब करके इसको क्रैक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है पीएम वानी स्कीम के बारे में। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो मैंने आपको लार्जली पहले बताया हुआ है, पीआईबी के अंदर ये न्यूज थी और अभी एक ईयर एंड रिव्यू जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा किया गया है और वहीं पे ही पीएम वानी स्कीम का दोबारा से जिक्र किया हुआ था और मैंने यहां पे क्वेश्चन जो है दोबारा से बनाए। पहली स्टेटमेंट कहती है इन दिस पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल बी सेटअप अक्रॉस द कंट्री वाया पब्लिक डेटा ऑफिस। पीडीओस को यूज करते हुए वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो है वो कंट्री के अंदर बनाने की बात करी जा रही है। इसके अंदर देयर शैल बी अ नॉमिनल लाइसेंस फी फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट थ्रू दीज पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स। तो यहां पे इसके अंदर नॉमिनल फी को चार्ज किया जाएगा। दिस विल एनेबल न्यू बिजनेस मॉडल्स फॉर शॉपकीपर्स एज पोटेंशियल पीडीओस टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस। ये एक नया मॉडल लेके आएगा, किसके लिए? शॉपकीपर्स के लिए, ताकि वो पीडीओस का रोल प्ले कर सके और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कर सके। देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स मैंने सेम रखी है, कुछ स्टेटमेंट्स मैंने बदली है, ये देखने के लिए कि नई स्टेटमेंट्स को आप आंसर कर पाते या नहीं कर पाते, या फिर पुरानी स्टेटमेंट्स आपको याद भी है या नहीं। चलिए आंसर करिए इसका। चलिए, तो मैंने अभी आपको बताया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ईयर एंड रिव्यू चल रहा है, जिसके अंदर हमने पहले भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा क्योंकि उसका जिक्र किया हुआ था, पीएम वानी का भी जिक्र किया हुआ था। क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको दी थी कि यहां पे कोई भी फीस जो है वो नहीं रखी गई है। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है और जैसे ही आपकी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई आपने करना है सी और डी को एलिमिनेट। इट मीन्स आंसर या ए होगा या बी होगा। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। जो शॉपकीपर्स हैं वो पीडीओस का रोल प्ले कर पाएंगे, पोटेंशियल पीडीओ बन पाएंगे वो, और यहां पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। क्या इसके थ्रू
पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए जाएंगे। तो यस, पीएम वाली स्कीम इसी चीज को लेकर है। तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज मेंशन इन पीआईबी। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, यहाँ पे होगा क्या। नाउ अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 6 पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं, जैसे कि जो ऐप प्रोवाइडर्स होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर पाएंगे। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका अच्छे से बढ़ेगा। देन यहाँ पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करा जाएगा। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। डिजिटल इंडिया का जो हमारा ड्रीम है उसे हम अचीव कर पाएंगे। एंड ओवरऑल जो है इनकम भी अनहेंस होगी। तो ये 6 पॉइंट्स आप मेंस के क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिख सकते हैं, इन केस ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, किसको लेकर? एनडीआरएफ को लेकर। द चेयरमैन ऑफ एनडीएमए इज द होम मिनिस्टर। एनडीएमए के जो चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड दैट इज एनसीसीएफ वाज रीनेम्ड एज एनडीआरएफ विद द एनेक्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन 2005। तो यहां पे जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को एनेक्ट किया गया 2005 के अंदर, तो एनसीसीएफ को चेंज करके एनडीआरएफ कर दिया गया। नोडल मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज एमएचए। तो यहां पे नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? एमएचए है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज थी कि इंडिया जो है उसको यूएन टैग मिल सकता है। इंडिया टू गेट यूएन टैग ऑफ इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स फॉर एनडीआरएफ। एनडीआरएफ दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को यहां पे इंटरनेशनल लेवल का जो यूएन टैग है वो दिया जा सकता है अपकमिंग टाइम में। इंडिया कुड सून बी ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड इंटरनेशनल डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन। तो इंटरनेशनल लेवल के जो डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर भी अब इंडिया शामिल होने लगेगा। जैसे कि एनडीआरएफ का जो यहां पे कंट्रीब्यूशन होता है हमें अपनी कंट्री के अंदर देखने को मिलता है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी यहां पर देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। एनडीआरएफ की बात करें चेयरमैन की, तो यहां पे होम मिनिस्टर चेयरमैन नहीं होते। कौन होते हैं चेयरमैन? जल्दी से बताएं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, अब बात करें सेकंड स्टेटमेंट की। क्या नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड दैट इज एनसीसीएफ, इसका नाम बदल के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड कर दिया गया था 2005 के एक्ट के थ्रू। तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। जो 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एनेक्ट किया गया था तो एनसीसीएफ को चेंज करके एनडीआरएफ कर दिया गया था। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो नोडल मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या होगा? डी। नहीं, आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था। तो ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी? प्राइम मिनिस्टर वाली, क्योंकि चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एट प्रेजेंट एनडीआरएफ की 12 बटालियंस हैं। एनडीआरएफ जो है रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जो होते हैं ये एग्जीक्यूट करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर है। पूछा गया बताएं साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। रिसेंटली एक आर्टिकल था द हिंदू के अंदर, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज मेड। अभी चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, पहले फिर देखेंगे न्यूज क्या थी। इंडिया हैज नेवर एक्सपीरियंस साइमल्टेनियस इलेक्शन सिंस 1947। 1947 से अब तक हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन को एक्सपीरियंस नहीं किया है। साइमल्टेनियस इलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन 1983। 1983 के अंदर इसे प्रपोज किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। साइमल्टेनियस इलेक्शन कुड रिड्यूस द एक्सपेंसेस एंड कुड फैसिलिटेट द एंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस बेटर इन अदर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पसेस। तो यहां पे क्या होगा? खर्चा भी कम होगा और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका बेटर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। सोचिए। चलिए, तो अभी एक आर्टिकल जो था वो मेंशन किया हुआ था द हिंदू के अंदर, जिसमें ये बताया गया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं दे फेवर साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो यहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो चाहते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। सो पूरे का पूरा अगर आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसके अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन जो था इसकी अच्छाइयां लिखी हुई थी। तो यहां से आप डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं, क्योंकि मेंस के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इवन इंटरव्यू के अंदर भी ये चीज पूछी जा सकती है आपसे। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से ही होगा। अगर बात करें तीसरी स्टेटमेंट को सबसे पहले टारगेट करो, क्योंकि ये सबसे इजी स्टेटमेंट है। साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या होगा? खर्चा कम होगा। काफी कॉमन सेंस वाली बात है। तो यस, खर्चा कम होगा और जो सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार परेशान करना पड़ता है, डिप्यूट करना पड़ता है, वो चीज नहीं होगी। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो इंटरनल सिक्योरिटी के जो पर्पस या मैटर होते हैं उसके अंदर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगी। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है क्या उसको प्रपोज किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कब? 1983 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है, ऐसा किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। और जब सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई तो पहली को तो करेक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है एज पर द ऑप्शन। तभी मैं कहता हूं ऑप्शन को जरूर देखते रहा करिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, अब आती है इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने की बारी। अगर आप
नीति.gov.in पे देखेंगे, वैसे भी काफी सारी वेबसाइट्स पे आपको ये डेटा मिल जाएगा। द हिंदू के अंदर भी मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे 10 साइमल्टेनियस इलेक्शंस, दीज आर नॉट न्यू टू इंडिया, कोई नए नहीं है हमारे लिए, बिकॉज 1952 के जो इलेक्शंस हुए थे, 1961 के जो इलेक्शंस हुए थे, 1967 में जो इलेक्शंस हुए थे, दे वर द साइमल्टेनियस इलेक्शन, जहां पे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अंदर इलेक्शन एक ही टाइम पर हुआ करते थे। तो 1967 तक दिस वाज अ नॉर्म, ये एक प्रैक्टिस थी जिसको फॉलो किया जाता था, और 1967 के बाद इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया। बट नाउ वी आर अगेन फीलिंग द नीड की साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। आज का जो मेंस का क्वेश्चन होगा वो भी इसके ऊपर रहने वाला है। तो वेदर यू सपोर्ट इट और वेदर यू आर अपोजिंग इट, दोनों ही पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख पाएंगे और अपना कंक्लूजन दे पाएंगे। चलिए, सो मैंने आर्टिकल आपको बता दिया। तो डेफिनेटली काफी सारे एक्सपर्ट्स होंगे जो इसको सपोर्ट करेंगे, काफी सारे लोग होंगे जो इसके अपोजिशन में भी बोलेंगे। लेट्स सी इवेंचुअली क्या होता है। बट यस, दिस वाज अ प्रैक्टिस जिसको पहले फॉलो किया जाता था, 1967 तक इसको फॉलो किया गया था और उसके बाद इसे छोड़ दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है यमन को लेकर, पूछा गया बताएं यमन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस टू द बाब अल मंदेब स्ट्रेट। बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो है उसकी एंट्रेंस पे ये लोकेट करता है। यमन बॉर्डर्स सऊदी अरेबिया टू द वेस्ट एंड ओमान टू द नॉर्थ ईस्ट। यमन के जो बॉर्डर है सऊदी अरेबिया इसके वेस्ट में है, ओमान नॉर्थ ईस्ट में है। यमन हैज कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी, द गल्फ ऑफ एडन एंड द रेड सी। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज थी जिसमें अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है माइक पॉम्पेयो, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो डेजिग्नेट करेंगे येमेन्स ईरान बैक्ड हुती रेबल्स जो है उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। तो यहां पे देखिए जो ये पूरा पॉलिटिकल मिल्यू है इसके ऊपर क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यस, क्योंकि येमेन जो है वो न्यूज में है, दैट्स व्हाई मैप रिलेटेड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अब आते हैं, हम देखेंगे बाब अल मंदेब स्ट्रेट के बारे में, देखेंगे यमन बॉर्डर सऊदी अरेबिया को कहां टच करता है और ओमान उसके किस डायरेक्शन में है, फिर गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और यहां पे अरेबियन सी की लोकेशन भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं यमन को देखते हैं। तो यमन को अगर हम देखें, सो दिस इज द इमेज, ये आपका यमन है, ये आपका ओमान है और ये आपका सऊदी अरेबिया है। आपका जो अरेबियन सी है, सो दिस इज योर अरेबियन सी इस लोकेशन में। तो गल्फ ऑफ एडन भी यहाँ पे है, अरेबियन सी, रेड सी आपको दिख रहा है, बाब अल मंदेब दिख रहा है। सऊदी अरेबिया इसके कहां पे नॉर्थ डायरेक्शन में है और ओमान इसके ईस्ट डायरेक्शन में है। यहां पे पर्शियन गल्फ है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। इट इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हमने देखा था यस, उसकी एंट्रेंस पे ही ये लोकेट करता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। इसकी कोस्ट लाइन जो है अरेबियन सी, अरेबियन सी मैंने आपको दिखाया था, गल्फ ऑफ एडन भी हमने देखा था और रेड सी भी देखा था, उसके साथ लोकेट करती है, ये भी करेक्ट है। सऊदी अरेबिया का बॉर्डर इसे टच करता है, देखा था सऊदी अरेबिया का बॉर्डर टच करता है। सऊदी अरेबिया टू द वेस्ट, देखिए वेस्ट में तो कुछ भी नहीं है, नॉर्थ में था ये सऊदी अरेबिया, दिस वाली पिक्चर। चलिए, तो यहाँ पे वेस्ट में क्या है, वेस्ट में एरिट्रिया, जिबूती, ये वाली आपकी जो कंट्रीज हैं। तो यहां पे सऊदी अरेबिया कहां पे है, सऊदी अरेबिया नॉर्थ डायरेक्शन में है और ओमान कहां पर है, ओमान इसके ईस्ट डायरेक्शन में। तो दोनों की लोकेशन गलत दे रखी है, इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूज भी मैंने आपको बता दी अमेरिकन सेक्रेटरी को लेकर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो है ओटीटी को लेकर है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को लेकर। तो ओटीटी के लिए पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी के अंदर ये आते हैं। हो सकता है प्रिंट, टेलीविजन एंड रेडियो कम अंडर द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अगर हम प्रिंट की बात करें, टेलीविजन, रेडियो की बात करें, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आते हैं। नेटफ्लिक्स, Amazon, ZEE5 आर द एग्जाम्पल ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये जो मैंने सर्विसेज बताई है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के एग्जाम्पल है। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसे अनाउंस किया गया है और यहां पे ये कहा गया कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी यहां पर लाइनअप किया जाएगा, उन प्रोग्राम्स को भी शोकेस करके यहां पे रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की, तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके अंडर में नहीं आते। रादर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज बताई थी, आई थिंक इन द मंथ ऑफ नवंबर, जहां पे कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का कंट्रोल और रेगुलेशन इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि यहां पे जो कंटेंट होता है वो रेगुलेटेड नहीं होता। इसके अंदर जिस तरीके की भाषा का यूज किया जाता है उसके अंदर कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं किया जाता, जैसे कि आपको केबल टेलीविजन के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, डिश टीवी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर कोई भी फिल्ट्रेशन यूज नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उसने यहां पर इंटरवीन किया है। तो यहां पे ये किसके अंदर आता है, मीटी के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है, ये करेक्ट हो जाता है। एंड दीज आर द सर्विसेज, चाहे वो Amazon प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, ZEE5 हो, ये सभी किसके अंदर आते हैं, आपके ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं, ओटीटी के अंदर आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। प्रीलिम्स मेंस का क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपकी कराने वाला हूं एक्टिव रिवीजन
ताकि जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जो अभी हमने 30 मिनट्स 25 मिनट्स लगा के जो पूरा लेक्चर कंप्लीट किए, तो कम से कम 2 मिनट लगा के हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को कैपिटलाइज तो कर लें। अदरवाइज क्या होगा, ज्यादा लंबे समय तक हम इस इन्फॉर्मेशन को नहीं कंसोलिडेट कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। दैट्स वाई 2 मिनट के अंदर से रिवाइज कर दें एंड बी रेडी। मैं आपसे पूछने वाला हूं, लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, लाइव नहीं देख रहे हैं तो बाद में कमेंट सेक्शन में इसको आंसर कर सकते हैं, बट आंसर विल बी गिवन बाय यू। चलिए जल्दी से मुझे फेम स्कीम की जो मिनिस्ट्री है उसका नाम बता दीजिए, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री किसी का भी नाम बताएं, आप बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था, जिसमें बताया गया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अलग अलग चीजें शुरू करी जा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है चार्जिंग के लिए भी। इससे क्रूड ऑयल जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होने वाली है। सो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा। काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूं वो है जेनेवा कन्वेंशन को लेकर। तो किस टाइम पर ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन अप्लाई होती है, वॉर टाइम में या पीस टाइम में, जल्दी से बताएं। क्या वॉर टाइम में होती है या पीस टाइम में होती है? WP इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में अगर आंसर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन में चाइनीज सोल्जर जो है उसको अभी पकड़ा गया है इंडियंस के द्वारा, एंड दैट्स व्हाई ये पूरा का पूरा इश्यू जो था वो लाइमलाइट में था। तो वेदर इट इज वॉर टाइम और पीस टाइम, दोनों ही सिचुएशन के अंदर ये चीज एप्लीकेबल रहती है। ध्यान रखिएगा कि जो सोल्जर्स होते हैं उनको एक डिग्निटी के साथ हमें ट्रीट करना होता है। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था ATL को लेकर। यहां पे जो कोचिंग है मैंने आपको बताया था स्पेस सेक्टर को लेकर इसरो के द्वारा दी जा रही है, लेकिन मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं जो कि नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर 100 अटल टिंकरिंग लैब्स जो है उसको अडॉप्ट करने वाली है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मीनवाइल मैं आपको बताता हूं कि इसका आपका जो मोटो है वो क्या है। तो नर्चरिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, इसरो इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेवर फॉरगेट इट। फिर हमने डिस्कशन किया था खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में और मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताए थे। तो मुझे बताएं क्या इसको सर्टिफिकेशन मिला है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, या फिर नहीं? यस और नो, ये चीज बताइएगा। काउ डंग इसका मेजर इंग्रेडिएंट होता है, KVIC के द्वारा डेवलप किया गया है। 2 तरीकों में आपके पास अवेलेबल रहने वाला है, डिस्टेम्पर पेंट एंड एमल्जन पेंट, प्लास्टिक एमल्जन पेंट। और अभी आज ट्यूसडे को ही इसे थोड़े देर के बाद, कुछ घंटों के बाद इसे लॉन्च किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा। कुछ इस तरीके से दिखता है ये, और टॉक्सिक नहीं होता है, टॉक्सिक फ्री होता है, जैसे कि दूसरे पेंट्स में काफी केमिकल्स होते हैं, इसमें ये चीजें नहीं है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। जल्दी से बताएं 2.5 लाख क्या कनेक्ट करना है इसके अंदर? 2.5 लाख विलेजेस कनेक्ट करनी है, 2.5 लाख सिटीज कनेक्ट करनी है, या फिर 2.5 लाख स्कूल्स को कनेक्ट करना है? क्या चीजें कनेक्ट करने की बात करी जा रही है इसके अंदर? जल्दी से मुझे इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया था, उसमें हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर PM वानी स्कीम के बारे में। जल्दी से बताएं इसके अंदर क्या कोई फीस रहने वाली है या नहीं रहने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है या फिर नॉमिनल फीस रहेगी? मैंने आपको 6 पॉइंट्स जो थे वो भी बताए थे इसके अंदर, तो इसमें कोई भी फीस नहीं रहने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। NDRF की बात करें तो जल्दी से मुझे बताएं कि चेयरमैन कौन होते हैं इसके? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में तो ये आता है 12 बटालियन से, और अभी हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल का स्टेटस भी इसको मिल जाए। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर, और यहाँ पे क्या पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए हैं या नहीं हुए? तो जल्दी से मुझे वो साल बता दें जब साइमल्टेनियस इलेक्शन को कंडक्ट किया गया था। तो यस, पहले हो तो चुके हैं, ये बात तो सही है, लेकिन कब हुए ये चीज बताएं। यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है काफी कम हो जाएगी और सिक्योरिटी फोर्सेस का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सकेगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो 1951, 52, 61, 67 तक, बेसिकली अप टू 67 तक ये इलेक्शंस कराए गए हैं। फिर हमारा क्वेश्चन था यमन को लेकर, जो मैंने आपको मैप के ऊपर लोकेशन दिखाई थी, बाबल मंदेब को याद रखिएगा। और फाइनली हमने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें आप मुझे बता सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आते हैं। और प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन जो है, आज क्वेश्चन नहीं है, मैं बस आपसे आपका इंटरेस्ट जानना चाह रहा हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट OTT सर्विस कौन सा ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है उसे आप देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड एज यूजुअल जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको मेंस के इस साल के जो UPSC के क्वेश्चन हैं वो दे रहा हूं, तो थर्ड क्वेश्चन जो है लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन की नीतियां एवं राष्ट्रीय आंदोलनों पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। इसके अलावा चाहें तो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है, ये भी टॉपिक काफी न्यूज में है, इसके ऊपर भी आप एक जो आंसर है 150 वर्ड्स का लिख सकते हैं। जो सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज वी आर अपलोडिंग न्यू वीडियोस हियर। और अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 10 बजे आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसको आप नेटमॉक के नाम से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे 10 बजे आपको PDF जो है इसकी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो विद 10 न्यू टॉपिक्स। हैव अ नाइस डे।